तो हेलो बच्चों की जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को एसआई मोल राशियों की मात्रक और तत्व उनकी परमाणु संख्या और मोलर द्रव्यमान और साथ ही साथ हमने भौतिक स्थिरांक के बारे में पढ़ा दिया था। ठीक है, भौतिक स्थिरांक के बारे में हमने आप सभी को बता दिया था। तो आज यहाँ हमने आपको दिखाने की कोशिश करें। ठीक है, हमने आपके सारे जो भी आपके टॉपिक हैं हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बता दिया था। तो इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं। तो बच्चों इस टॉपिक में हम लोग जानने वाले हैं कुछ लाभप्रद रूपांतरण गुणांक। ठीक है, बाकी पिछले टॉपिक में हमने सब आपको स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को बताते आ रहे हैं। ठीक है, तो कुछ लाभप्रद रूपांतरण गुणांक इस टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि इसका मूल उद्देश्य क्या होता है और ये फॉलो कहाँ होता है और ये किस चीज़ पे वर्क करता है। ठीक है, तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे हैं। ठीक है, तो बच्चों कुछ लाभप्रद रूपांतरण का गुणांक जैसे कि देखिए हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, द्रव्यमान और भार की समय मात्रक। ठीक है, द्रव्यमान अगर मानो कि कोई द्रव्य है, ठीक है, कोई बड़ा सा द्रव्य है तो उसके मान के अनुसार उसका मात्रक क्या होता है। ठीक है, अगर कोई मात्रक है, ठीक है, द्रव्यमान है तो उसका सामान्य मात्रक होता क्या है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसी के बारे में। ठीक है, तो अगर किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत होती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम आपको सारा डिटेल बताते रहेंगे। ठीक है, अगर कोई दिक्कत होती है तो देखिए 1 पाउंड बराबर कितना होता है, 1 पाउंड बराबर कितना होता है। ठीक है, यहाँ आप देख पा रहे हैं जैसे 1 लीटर वायुमंडल इज इक्वल टू 24.217 कैलोरी। ठीक है, जैसे सिंपल भाषा में समझिए, अभी समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 1 किलोग्राम, जैसे अभी आप वजन करते हैं ना, वजन अगर एक बाट होता है तो एक वजन जो होता है ना 1 किलोग्राम का, तो उसमें कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होता है, इज इक्वल टू 2.205 पाउंड होता है। ठीक उसी प्रकार 1 ग्राम बराबर 10 डेसीग्राम और 10 डेसीग्राम बराबर 100 सेंटीग्राम। ठीक है, और 100 सेंटीग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। तो कहने का मतलब जो हम समझा रहे हैं आपको, ये किसी भी द्रव्य का, ठीक है, द्रव्यमान का इसका भार, इसके भार के अनुसार उनकी मात्रक अंकित की हुई है और पहले से ही बनाया गया है ये फॉर्मूला। अब ये मत पूछिए कि मतलब ये अगर 1 इंच लंबाई है तो क्या है, 1 इंच मोटाई है तो क्या है। ये 1 इंच जैसे कि अभी हम आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पर। ठीक है, जैसे लंबाई सामान्य मात्रक में देखिए 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर। ठीक है, सटीक से होता है। 1 मील में कितने फीट होते हैं, 1 मील में 5280 फीट होता है। ठीक है, और इतने फीट बराबर मतलब 5280 फीट बराबर 1 दशमलव, ठीक है, 1 किलो 609 किलोमीटर होता है। ठीक, ये हो गई लंबाई के विषय में। ठीक है, और सॉरी 1 मिनट, हाँ, तो ये हो गया लंबाई के मात्रक में। ठीक है, ये लंबाई के मात्रक में। देखिए लंबाई के मात्रक में जैसे कि 1 मीटर, 1 इंच, 1 फुट, 1 मील, जो भी मतलब 10 मील, 100 मील, 50 मील, जो भी आपको आकलन करना है, जितना भी दूरी आप
जाते हो आते हो तय कर सकते हो, या किसी चीज़ की लंबाई को अगर नापते हो तो वहाँ छोटे से भी सबसे छोटी इकाई होती है और सबसे बड़ी भी इकाई होती है, ठीक है। जैसे 1 इंच, 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। और 1 मील में कितना होता है, 1 गज में कितने कितने इंचेज होते हैं, 1 गज में 36 इंच होते हैं। और 36 इंच बराबर कितना होता है मीटर, 0.9144 मीटर होता है। और 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, अर्थात 39.37 इंच होते हैं, जिन्हें 3 फीट 281 3 इंच 281 फीट होता है, 3 फीट 281, ठीक है। और 1.94 गज होता है। वहीं 1 किलोमीटर की अगर हम बात करते हैं, 1 किलोमीटर बराबर कितना होता है, तो 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर होता है, और 1000 मीटर इज इक्वल टू 1094 गज होता है। और मील की बातें करें तो 0.6215 मील होता है, ठीक है। ये चीज़ें हम आपको समझा दे रहे हैं, आप भी इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। जिससे क्या होगा कि आपको सही सटीक आप रिवीजन करते रहोगे तो कोई दिक्कत आपको नहीं आने वाली है, ठीक है। चलिए, उसके बाद आयतन का मात्रक देख लेते हैं। आयतन के मात्रक में क्या होता है, ठीक है। जैसे 1 क्वार्टर बराबर क्या होता है, ठीक है, 0.9436 लीटर होता है। और 1 लीटर बराबर कितने क्वार्टर्स होता है, तो 1.065 क्वार्टर्स होता है। 1 लीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर, और 1 घन सेंटीमीटर बराबर 100 घन, ठीक है। 100 घन सेंटीमीटर बराबर 0.001 घन मीटर होता है, ठीक है। वहीं 1 मिलीलीटर बराबर 1 घन सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और उसके बाद 1 घन फुट बराबर 28.316 लीटर होता है। और 28.316 लीटर बराबर 29.902 क्वार्टर होता है, अर्थात कितना गैलन होता है, तो यहाँ 7.45 गैलन होता है, ठीक है। ये तो हो गई आयतन का और लंबाई का, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ऊर्जा की, ठीक है। ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, ठीक है। तो ऊर्जा के मात्रक में हम आपको बताएंगे, ठीक है। जैसे 1 जूल बराबर क्या, 1 जूल बराबर 1 × 10⁻⁷ एरेज, ठीक है, अर्थात कैलोरी। एक उसमें रासायनिक कैलोरी, एक उसमें रासायनिक कैलोरी बराबर 4.184 जूल, और 4.184 जूल बराबर 4.184 इंटू 10⁻⁷ रेंज, ठीक है। आप यहाँ समझ सकते हो, मैं आपको स्क्रीन हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, आपको थोड़े से मोटे लाइनिंग में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला बात करते हैं बल और दाब के सामान्य सूत्र, ठीक है, मात्रक। बल दाब के सामान्य मात्रक क्या होता है, एक वायुमंडल बराबर 760 मिलीमीटर मकरी का 760 मीटर मरकरी का 1.013 गुणे 10⁵ पास्कल होता है। अब ये पास्कल क्या होता है, ठीक है। तो आगे अगर इस चीज़ों की अगर अच्छे से नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है कि आपको अभी तक नहीं इन चीज़ों को समझे होंगे,
तो अब हमें नीचे ज़रूर बताइएगा कि सर हमको ये दिक्कत हो रही है और ये हम नहीं समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उसमें क्या है ना, तो उसी टॉपिक पे सिर्फ हम पूरा वीडियो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, जिससे आपको क्या होगा, पूरा का पूरा बेनिफिट मिल जाएगा। वहीं बात करते हैं एक बार बराबर कितना होता है। एक बार बराबर, अब एक बार क्या होता है, ये भी एक मात्रक होता है, ठीक है, कि जैसे दाब कितना प्रभाव पड़ता है और बल उस पर कितना लगता है, ठीक है। एक बार पे अगर कोई मानो एक बॉल है, अगर कोई बॉल अगर उस पर आप दाब देते हो तो कितना दाब देते हो, ठीक है। और उस पर अगर उसे वैसे ही छोड़ दो तो वायुमंडल का दाब उस पर, जब हम हवा में छोड़ते हैं तो उसमें वायुमंडल का दाब पड़ता है और गुरुत्वाकर्षण के कारण वो ज़मीन पर आता है, ठीक है। चलो इतना तो बात समझ में आ गए थे। एक टार बराबर 1 मिलीमीटर मरकरी होता है। उसके बाद एक पास्कल बराबर, ठीक है, एक पास्कल बराबर 1 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर होता है और 1 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर बराबर 1 न्यूटन मीटर प्रति स्क्वायर होता है, ठीक है। वहीं बात करते हैं ताप की, तो ताप में एसआई, ठीक है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिटी। एक कैलोरी, जैसे एक कैलोरी को जब हम तापमान मापते हैं कैलोरी का, तो कैलोरी बराबर कितना होता है, -273.15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसका ये मात्रक होता है, एसआई मात्रक होता है केल्विन का, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये सब बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो इसका हम आपको थोड़ा सा डेफिनेशन बता देते हैं और नीचे उसके बाद अगले टॉपिक भी हम बात करते हैं, ठीक है। जैसे बल, न्यूटन का वह बल है जो 1 सेकेंड लगने पर 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकेंड का वेग प्रदान करता है। जैसे उष्मा की अगली लाइन में, जैसे उष्मा की वह मात्रा जो 1 ग्राम जल का ताप 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने के लिए आवश्यक होती है। ध्यान रहे कि अन्य मात्रक प्रतिकरण हैं जिन्हें 6.022 गुणे 10⁻23 से गुणा करना होगा ताकि सही तुलना हो सके। ये न्यूटन के नियम पर फॉलो करता है, ठीक है। चलिए अगली टॉपिक में देखते हैं कुछ। अगर किसी भी प्रकार को आपको दिक्कत होती है तो आप कमेंट करते रहें, ठीक है। अब यहाँ हम बात करते हैं अगली टॉपिक 298 कैलोरी पर ऊष्मागतिकी आंकड़े, ठीक है, कि ऊष्मा जैसे भाप निकलता है ना, भाप उष्मा पे एक वेग होता है। अगर मानो कि एक केतली है, अगर केतली में पानी उबल रहा है, अगर उस पर ढक्कन लगा है, ठीक है, या एक कोई बड़ा सा पात्र है जिसमें पानी रखा हुआ है, उस पर उसका कवर लगा हुआ है, और जब वो बॉयल करता है उसमें गति आती है, तो क्या करता है, उस ढक्कन को, उस प्लेट को ऊपर से थोड़ा खिसकाना शुरू कर देता है। तो उसका आंकड़ा कितना होता है, उस पर गति क्या लगती है, उस उष्मा की कितनी गति होती है, ठीक है, कि कितना गति उसमें देता है कि वो उस कवर को उस भाप के जरिए वो बाहर ढकेलता है। तो हम बात करेंगे कौन पदार्थ से कितने उष्मा छोड़ते हैं और कितने आकर्षित करते हैं, कितने प्रतिकर्षित करते हैं। जैसे कि हम जैसे पदार्थ आगे हम बता रहे हैं, ठीक है, आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ठीक है। पदार्थ संभव एंथैल्पी, उसके बाद गिब्स संभव ऊर्जा, उसके बाद एंट्रॉपी, ठीक है, संभव एंथैल्पी, गिब्स संभव ऊर्जा और एंट्रॉपी। तो बात करते हैं पहले एल्युमिनियम की, ठीक है। एल्युमिनियम पर पहले हम बात करते हैं। देखिए हम अंडरलाइन करते रहेंगे और आप अब ये पूछेंगे कि संभव एंथैल्पी क्या होता है, गिब्स संभव ऊर्जा क्या होती है,
और एंट्रोपी क्या होता है आपने इसका डिस्कस तो किया नहीं, ठीक है। जैसे आपको अगर पता है कि एक एलिमेंट्स है, तत्व है जैसे एल्युमिनियम, तो उसका कितना भार होता है, जैसे अगर 1 इंच की लंबाई है, ठीक है, एल्युमिनियम की, और उसकी कितनी मोटाई है, उसमें कितनी उष्मा, हम उसमें कितनी धारा को छोड़ सकते हैं और कितनी धारा को उसमें क्षमता ले सकते हैं, ठीक है। जैसे संभव एंथैल्पी की, उसमें इतना हम ऊर्जा दे सकते हैं, और गिब्स ऊर्जा संभव मतलब उतनी ऊर्जा का वो सहन कर सकता है। और एंट्रोपी की उतने उतने सहन कर सकता है, उतने चीज़ों को, कहने का मतलब जैसे उतना, जैसे एंगस्ट्रॉन, अगर मानो कि अगर ऊर्जा की बात करें, विद्युत ऊर्जा की बात करें, तो एल्युमिनियम का वायर आता है जिसमें ऊर्जा को प्रवाह किया जाता है, तो उसमें ये नियंत्रण होता है कि हाँ हम इसमें इतनी ऊर्जा, इतनी पावर शक्ति इसमें भेज सकते हैं। तो उसका एक लाभ होता है, एक हानि होता है, एक निकाय होता है, ठीक है। हमको कि इतनी लाभ हो सकती है और इतनी हानि हो सकती है, और उसका उतना निष्कर्ष होता है, निकाय होता है, उसी को एंट्रोपी कहते हैं, ठीक है। आई होप कि अब अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है, और स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे, ठीक है। उसके बाद अगला हम बात करते हैं एंटीमनी। सेम प्रोसेस यहाँ उसका भी वही होता है। देखिए एंटीमनी में ये पदार्थ होते हैं और इनके ये इंथैल्पी होते हैं, और इनका ये गिब्स संभव ऊर्जा होता है जो केल्विन जूल मोल में होता है, जिसका आप यहाँ पर इनके फॉर्मूले देख सकते हैं किससे इनको अंकित किया जाता है। जैसे गिब्स संभव ऊर्जा, ठीक है, गिब्स एक बड़ा सा जीरो, जिससे उसका बीच से लाइनिंग होता है, अर्थात आपको हम दिखाते हैं ये, इसे गिब्स कहते हैं, ये देखिए, ठीक है। डेल्टा एफ कैपिटल जी गिब्स अपॉन किलो जूल मोल माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है, 1 स्क्वायर नहीं, सिर्फ 1, ठीक। तो आगे बात करते हैं हम, जैसे आर्सेनिक, बोरियम, बोरान, ब्रोमीन, आप देखते रहिए, ठीक है, ब्रोमीन, कैल्शियम। उसके बाद कैल्शियम के कितने संभव एंथैल्पी होते हैं, गिब्स होते हैं, एंट्रोपी होता है। कार्बन में कितने कितने लोगों से साझा करता है, जैसे ग्रेफाइट, डायमंड, और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कितने लोगों से साझा करता है और कितनी शक्ति को देता है। जैसे कार्बन में हाइड्रोजन का भी मिक्स किया जाता है, और ग्रेफाइट का भी, डायमंड्स का भी, ठीक है। उसके बाद सीरियम होता है। सीरियम में कितने पदार्थों से मिलकर कितना वो मान बनाते हैं, ठीक है, उसका गिब्स संभव करते हैं। उसके बाद क्लोरीन है। क्लोरीन में गैस, क्लोरीन एक प्रकार की गैस भी होती है, ठीक है। उस गैस में कौन कौन से आइटम या तत्व मिलाकर उनको एक तीसरे, मतलब एक क्लोरीन और दूसरा और कोई गैस को मिला के तीसरी गैस का निर्माण किया जाता है। उससे क्या हानि होता है, उससे क्या लाभ होता है, और उसका क्या एंट्रोपी निकलता है, ठीक है। उसके बाद कॉपर है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोग को ये बातें समझ में आ रही होंगी, और नहीं समझ में आती है तो हमें आप कमेंट कर दीजिए, हम आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए ड्यूटेरियस, फ्लोरीन, हाइड्रोजन, ड्यूटेरियस भी देखें, ठीक है। आयोडीन में क्या क्या मिला होता है। उसके बाद आयरन है, आयरन के बाद लेड है, लेड का जिसका पीवी से करते हैं। मैग्नीशियम है, Mg, मैग्नीशियम में क्यों कौन कौन से तत्व मिलाए जा सकते हैं। और उसके बाद है मरकरी, जिसे Hg से करते हैं। उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एक गैस होता है जिसमें हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये और भी गैसें मिक्स करके उनको फिल्टराइज किया जाता है। ये रसायन विज्ञान एक ऐसी खोज है जिससे हम आज के जीवन में जो भी भोज्य पदार्थ, अर्थात जो भी खाने की चीज़ें, वस्तुएं, पहनने और नहाने की वस्तुओं को यूज करते हैं, तो ये क्या है, एक रसायन की ही देन होती है, जिससे हम
उस रसायन विज्ञान के द्वारा खोज करके उस पर अपने ज़रूरी की सामानों का निर्माण करते हैं। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन से क्या होता है? ऑक्सीजन तो सबको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने जीवन यापन के लिए। इसके बाद फास्फोरस है। फास्फोरस के बाद क्या है? पोटेशियम है। पोटेशियम को के से अंकित करते हैं, उसका संकेत होता है। और आप यहाँ देख सकते हैं, सॉरी, ठीक है। और उसके बाद आगे हम दिखा दे रहे हैं और भी जो भी आइटम्स हैं, ठीक है, जैसे पोटेशियम, सिलिकॉन, सिल्वर, सोडियम, सल्फर, ठीक है। वीडियो थोड़ा सा लंबा है। टीन, जिंक, ठीक है। उसके बाद कार्बनिक यौगिक में दहन एंथैल्पी क्या होता है और संवहन एंथैल्पी, गिब्स और एंट्रोपी, ठीक है। यहाँ अभी इन पहले तो था कि संवहन एंथैल्पी, गिब्स, संभव और एंट्रोपी। अब यहाँ दहन भी है कि मतलब उसमें दहन की क्षमता है, अर्थात ये एक गैस होता है, गैस में कितनी दहन की क्षमता होती है कि वो कितनी क्षमता के अनुसार वो जल सकता है। जैसे मेथेन, एथाइन, एथीन, एथेन, प्रोपेन, साइक्लोप्रोपेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बेंजीन, टॉलुइन, साइक्लोहेक्सेन, ऑक्टेन। अभी ये सब चीज़ें हम आईपीएससी जब पढ़ेंगे तो ये सब एथेन, मेथेन, प्यूटेन, बेंटेन, हेक्टेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, डेक्टेन, नोकेन, सारे चीज़ों को हम बताएंगे। सिंगल बॉन्ड, डुअल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, क्वाड बॉन्ड और उसके बाद ग्रुप सिस्टम, ठीक है, जीपी के ग्रुप, जीएस ग्रुप सिस्टम के बारे में कि कौन से सिस्टम, जैसे आल, नाल, ओइक, एइक, ठीक है। उसके बाद अल्कोहल और फिनाल होता है, मेथेनॉल, एथेनॉल, फिनाल। तो आगे हम इस चीज़ की और अच्छे से व्याख्या करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम। घर पे रहें, सुरक्षित रहें और मन से पढ़ाई करते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम। और बच्चों हम लोग अगली टॉपिक में पढ़ेंगे, ठीक है। अगले टॉपिक में वैद्युत रासायनिक क्रम में 298 कली पर मानक विभव क्या होता है, इसके बारे में सारी विवेचना हम लोग करेंगे। अब चलिए बने रहिएगा हमारे साथ, ठीक है।